तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पूर्व में हमने बात की थी शीत युद्ध से उत्पन्न होने वाले गुट निरपेक्ष आंदोलन की कुछ बातों के पर हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। अब हम बात कर रहे हैं कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण क्या थे। तो पहला कारण हमने इससे पूर्व वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, वो था शीत युद्ध। ठीक है, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चलने वाला उस समय का जो वैचारिक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, जिसने एक शस्त्र प्रतिस्पर्धा को जन्म दे दिया था, एक सैनिक प्रतिस्पर्धा को जन्म दे दिया था, और राष्ट्र है दो गुटों में बंटने लगा था। तो नवोदित जो राष्ट्र थे, वो राष्ट्र इन गुटों में फंसना नहीं चाहते थे। जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जितने भी नवोदित जो उस समय जो राष्ट्र जिन्होंने आजादी प्राप्त की थी या अपना जो डेवलपमेंट कर रहे थे, वो विकासशील, पिछड़े या गरीब राष्ट्र जो थे, वो इन दोनों की प्रतिस्पर्धा से बचकर अपना स्वतंत्र विदेश वो करना चाह रहे थे। और उनके सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं था उस समय कि वो अकेले इन राष्ट्रों से मुक्त रह सके, क्योंकि इनका दबाव इतना था कि जो राष्ट्र इनके साथ नहीं जुड़ रहा था उसको इनका प्रकोप झेलना पड़ रहा था या पड़ सकता था, ऐसा उनको संशय था। उन्होंने देखे ऐसे 2-3 बार ऐसी जगह। तो निश्चित रूप से उनको लगने लगा कि यदि ऐसा कोई मंच बन जाए जो सामूहिक रूप से हम इन दोनों से अलग रहकर अपना डेवलपमेंट करें। अगली जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का कारण था, वो था इन राष्ट्रों द्वारा स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की इच्छा। ठीक है ना, हर राष्ट्र चाहता है कि वो अपनी दिशा स्वयं चयन करे। तो ये राष्ट्र भी बड़ी एक लंबा संघर्ष करके इनमें अधिकांश राष्ट्रों ने आजादी प्राप्त की थी। तो वो नहीं चाहते थे कि दोबारा वो किसी राष्ट्र के अधीन रहकर या उसकी विचारधारा के जो प्रभाव में आकर वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन नहीं कर सके। तो इसलिए उनकी एक इच्छा थी कि वो स्वयं अपनी विदेश नीति का संचालन करें, अपने अनुसार करें, अपने अनुसार उसको दिशा दें, अपने अनुसार अपना डेवलपमेंट करें। और वो तभी संभव था जब वो बड़ी महाशक्तियों या बड़े राष्ट्र के प्रभाव या उसके चंगुल से मुक्त हों। तो इसलिए भी उनको लगा कि इन दोनों राष्ट्रों के जो संगठन हैं, इन दोनों गुटों से अलग रहने के लिए एक ऐसे गुट की आवश्यकता थी। तो इसलिए भी जो एक नया जो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्ष जो संगठन है वो बना। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये राष्ट्र चूंकि बहुत लंबे समय तक संघर्ष कर रहे थे, अब ये शांति चाहते थे, ये विकास चाहते थे, ये अपने राष्ट्र का कल्याण चाहते थे। और चूंकि काफी पिछड़े हुए थे आर्थिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, तो हर क्षेत्र में अपना डेवलपमेंट चाहते थे। तो ये हर प्रकार के संघर्षों से दूर रहना चाह रहे थे। और उस समय धीरे धीरे जो शीत युद्ध में संलग्न जो गुट थे, उनमें आपने देखा कि वारसा, नाटो जैसी सैनिक संधियां बन गई थी। और इनको लगा कि यदि उन गुटों में ये उलझ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इनको भी सैनिक संघर्षों में उलझना पड़ेगा। और यही कारण था कि वो चाहते थे कि वो इन गुटों से अलग रहकर एक स्वतंत्र गुट बनाए या स्वतंत्र अपना एक अलग अस्तित्व बनाए। तो ये भी एक बड़ा कारण था कि सैनिक गुटों से अलग रहने की जो उनकी इच्छा थी, संघर्ष से बचने का जो उनका एक सपना था, जो सैनिक संघर्षों से बचाव का जो एक उनका लक्ष्य था, उसके लिए भी उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को चुना। अगली जो हम बात करें गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संगठन के उदय होने का कारण था, वो था स्वतंत्र आर्थिक विकास। तो ये मैंने अभी पहले आपको बात की थी कि यदि इन गुटों के साथ मिलकर वो आर्थिक विकास करते हैं तो फिर इन गुटों की शर्तें उनको माननी पड़ेगी, निश्चित है। तो ये शर्तों से मुक्त होकर, क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत से राष्ट्र थे जो आजादी उस समय प्राप्त की थी, इवन कि भारत जैसे राष्ट्र भी थे जो ब्रिटिश भारत से मुक्त होकर स्वतंत्र भारत उस समय बने थे। तो वो भी चाहते थे कि अब अपनी दिशा स्वयं तय करें, बिना किसी बाह्य दबाव के, बिना किसी आर्थिक शर्तों के, बिना किन्हीं अन्य शर्तों के। तो निश्चित रूप से उनको एक ऐसी जगह चाहिए थी, एक ऐसा एक आंदोलन उनको चाहिए था जहां वो लोग अपना विकास कर सकें, अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छी कर सकें, अपने आर्थिक विकास की दिशा अपने अनुसार तय कर सकें। ये एक बहुत बड़ा उनके सामने उनका लक्ष्य था। और इसलिए इन राष्ट्रों ने क्या किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन अर्थात इन दोनों गुटों से अलग एक तीसरा अपना स्वतंत्र गुट बनाने का इन्होंने फैसला किया। ठीक है, तो ये तो थे इसके कारण। अब देखिए, ये चीजें जो कि सबके ही जहन में थी इन राष्ट्रों के,
विकासशील जो राष्ट्र थे तत्कालीन समय के, उनके सबके जहन में ये चीजें थी। सब इन चीजों से, इन दोनों गुटों के दुष्प्रभाव से और इनसे होने वाली हानियों से बचना भी चाहते थे, लेकिन अकेले रहकर वो संभव नहीं था। इसलिए उनको किसी गुट में या किसी एक आपस में मिलना, एकता बनानी बहुत जरूरी थी। तो इस चीज को लेकर एक विचार शुरू होते हैं, और ये विचारों की जो आधारशिला है गुट निरपेक्ष आंदोलन की, वो शुरू होती है भारत से। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस विचारधारा को, या आप कह सकते हैं कि इस संघर्ष में जो विचार थी, ये संघर्ष में जो माहौल था, इससे अलग रहने की उन्होंने एक लक्ष्य उन्होंने बनाया, क्योंकि भारत आजादी के साथ ही इस बात का उसने प्रण कर रखा था कि वह सदा विश्व शांति को प्रमुखता देगा, संघर्षों से दूर रहेगा, अपना विकास करेगा। तो ये सारी चीजें जो हमारे आदर्श थे उस समय हमारे विदेश नीति के, तो हमारी विदेश नीति के आदर्शों से ये संघर्ष जो था शीत युद्ध का, ये कहीं भी मैच नहीं कर रहा था। इसलिए नेहरू जी ने इस पे काफी मंथन किया कि कैसे इन दोनों राष्ट्रों के दुष्प्रभाव से बचा जाए, कैसे इन राष्ट्रों से, इन दोनों गुटों से बचकर अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति का जो संचालन है वो किया जाए। सही गलत है वो उसमें हमेशा सत्य का साथ दिया जाए, ये उस समय उनके लक्ष्य थे। और इन्हीं विचारों को उन्होंने जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपने से मिलते जुलते अन्य जो राष्ट्र थे जो इसी दुविधा में उलझे हुए थे, उन दुविधाओं वाले राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों से जब शेयर किया उन्होंने, तो उस समय के 3 प्रमुख जो नेता थे, जिसमें भारत के पंडित नेहरू, दूसरे युगोस्लाविया के मार्शल टिटो जो राष्ट्रपति थे, और तीसरे मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, इनसे उन्होंने इस चीज को शेयर किया, और यही तीनों इस आंदोलन के प्रणेता बने। तो सबसे पहले पंडित जी अपने प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे वो बने, दूसरा नासिर जो थे वो, और तीसरा मार्शल टिटो। ये जो थे, इन तीनों लोगों ने ये बीड़ा उठाया, और इन लोगों ने जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, उस गुट निरपेक्ष आंदोलन को एक मूर्त रूप प्रदान किया, जो अभी तक केवल विचारों में चल रहा था और समस्या सबके साथ थी। तो चूंकि 3, देखिए, प्रवर्तक होना बहुत बड़ी चीज है। ऐसे शक्तिशाली गुटों के सामने खुल के आना और एक नए गुट का उदय करना, ये कुछ सामान्य बात नहीं है। ये हम सोचते हैं कि ये ऐसे ही बना लिया, इतना आसान उस समय नहीं था। बहुत समस्याएं उस समय झेलने को पड़ रही थी, क्योंकि दोनों ही गुटों से एक तरह का अविश्वास इनको प्राप्त हो रहा था। इनको लग रहा था कि ये मेरे गुट में नहीं होकर उस गुट के साथ जुड़ गया, वो सोच रहा था इस गुट के साथ नहीं जोड़कर उसके। तो एक संदेह की दृष्टि से इन दोनों गुटों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को देखना शुरू कर दिया था। तो इन शक्तिशाली गुटों से आप कह सकते हैं कि तीसरा गुट बनाना, तो नेहरू जी का ये जो साहसिक कदम है, ये आज तक आप देखें कि इसका प्रभाव आज तक हमें विश्व शांति का जो एक हमारा जो आज पूरे विश्व में जो यूएनओ भी इस चीज की बहुत बार बड़ाई कर चुका है कि हमने विश्व शांति में भारत ने हमेशा अपनी अहम भूमिका अदा की है। हम देखते हैं कि वो शुरुआतें यहीं से हमारे भारत देश के आजाद होने के साथ ही शुरू हो गई थी। तो नेहरू जी के अथक प्रयासों, उनके वैचारिक मंथन, उनके बार बार किए जाने वाले इन राष्ट्राध्यक्षों के साथ मंत्रणाओं के बाद में 3 लोगों ने मिलकर, तो इन्हें हम कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता। ये कई बार आपसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो ये आप जब भी ऐसा प्रश्न आता है आप उसका उत्तर लिखिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेताओं में हमारे देश के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री, जो विश्व स्तर के उस समय नेता थे, प्रधानमंत्री पंडित जी जवाहरलाल नेहरू, दूसरा आप बताएंगे युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो, और तीसरा आप बताएंगे मिस्र के राष्ट्रपति नासिर। तो इन्हें एक कहा जाता है नेहरू नासिर टिटो। ये जो 3 व्यक्तित्व थे, इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप प्रदान किया। ठीक है ना। इसके सिद्धांतों पर चर्चाएं हुई, इसके क्रियान्विति कैसे होगी, इसकी कार्य प्रणाली क्या होगी, इन सब पे चर्चाएं जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत होती है 1955 के पहली बार बांडुंग सम्मेलन में। ठीक है। तो बांडुंग में एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में एक तरीके से आप कह सकते हैं वैचारिक जो है
वो सारी चीजें इसमें तय कर दी गई। सैद्धांतिक रूप से क्या नियम होंगे, कैसे कार्य प्रणाली होगी, क्या काम करना है, किस तरीके की इसको इन दोनों राष्ट्रों से दूरियां बनानी है, किस प्रकार विश्व शांति में अपना योगदान देना है, किस प्रकार इनको अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आपस में सहयोग करना है, किस प्रकार विकासशील राष्ट्रों के बीच में सहयोग करते हुए अपनी एक जगह बनाते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को किस तरीके से संचालित करना है, इन सब पे चर्चा करते हुए इसके सिद्धांत पर विचार हुए। वो हुए 1955 में बांडुंग सम्मेलन में। और उसके बाद में, ठीक है ना, तो ये बांडुंग सम्मेलन एशिया और अफ्रीकी देशों का एक सम्मेलन था, और इसी सम्मेलन में इसके सिद्धांत और विचारों, सिद्धांतों संबंधी जितने भी थे उन पर विचार हुआ। और उसके बाद में विधिवत रूप से यह स्थापित हो गया जब इसे पहला इसका शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 1961 में बेलग्रेड में। ठीक है, तो यूगोस्लाविया में जब बेलग्रेड में 1961 में इसके पहले शिखर सम्मेलन के साथ ही इसने अपना एक विधिवत स्वरूप धारण कर लिया और पूरे विश्व के सामने अपने नए सिद्धांतों, अपने नए लक्ष्यों, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, अपनी सकारात्मक जो विदेश नीति है, अपनी सकारात्मक जो सिद्धांत हैं, उनके साथ ही है गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में आ गया। क्लियर है चीज? तो इस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति होती है। इन लोगों का विशेष योगदान रहता है। कारण मैंने आपको बता ही दिए कि मुख्य कारण था वो शीत युद्ध था। शीत युद्ध के जो दोनों उस समय की महाशक्तियां थी, उन महाशक्तियों से ये राष्ट्र नहीं बंधना चाहते थे और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना चाहते थे। और साथ ही विश्व शांति का उस समय लक्ष्य था, क्योंकि इन दोनों महाशक्तियों शीत युद्ध के चलते पूरे विश्व में एक शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी। आपस में माहौल था वो इस तरह का हो गया था कि तीसरा विश्व युद्ध भी कभी भी हो सकता था। तो उस विश्व युद्ध से बचना और विश्व को शांति के मार्ग पर ले जाना और शीत युद्ध को समाप्त करवाना, इन दोनों के मध्य की जो दुश्मनियां थी उनको समाप्त करवाने के लक्ष्य लेकर, एक विश्व शांति का लक्ष्य लेकर ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो 1961 में अस्तित्व में आया और बेलग्रेड शिखर सम्मेलन के साथ ही इसकी शुरुआत हुई, जिसमें उस समय आप देखिए कि 25 राष्ट्रों ने इसकी शुरुआत की। प्रारंभ में 25 राष्ट्र इसके साथ जुड़े और आज हम देखते हैं कि निश्चित रूप से ये रिलेवेंसी है कि 25 राष्ट्रों से बढ़ते बढ़ते आज, जब अभी हाल ही में आपने देखा कि जब अजरबैजान में बाकू सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, जो 18वां शिखर सम्मेलन जो इसका हुआ है, हर 3 साल बाद में इसका शिखर सम्मेलन होता है। तो 18वें जो शिखर सम्मेलन जो अभी अक्टूबर में हुआ था, है ना, अक्टूबर 2019 में जो हुआ था अजरबैजान जो है वहां बाकू जगह में, तो बाकू सम्मेलन इसको कहते हैं, जहां होता है उसी समिट के नाम से हम इनको जानते हैं। तो बाकू समिट, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बाकू समिट जो है, मैं फिर आपको कहूंगा कि आप इनके, चूंकि पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भिजवा दी जाएगी, बाकू सम्मेलन है उसमें एक बार सारे आप उससे बाकू सम्मेलन का जो घोषणा पत्र पढ़ेंगे ना, उस घोषणा पत्र में सारी उन चीजों को उन्होंने लिया है जो इसकी प्रासंगिकता को सिद्ध करते हैं। उन्होंने बताया कि ये सारे लक्ष्य हमारे सामने शेष हैं अभी, ठीक है ना। यहां तक कि उन्होंने इजराइल का मुद्दा भी उसमें शामिल किया है कि 1967 में जो इजराइल ने जिन देश में जिन अफगानिस्तान के क्षेत्रों पे, फिलिस्तीन के क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया था, वो भी वापस दिलवाने हैं। उसके लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएनओ में एक दबाव बनाने के लिए आप देखिए, तो विकासशील राष्ट्रों के हर मामले पर ये जो सम्मेलन है ये अभी भी कार्यरत है। अपन आगे डिटेल से और बात करेंगे। तो बाकू सम्मेलन के जो घोषणा पत्र है उसको आप जरूर पढ़िए, क्योंकि उस घोषणा पत्र में मुख्य रूप से केवल मुख्य चीजें भी आप देख लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतने अभी उद्देश्य हमारे बचे हुए हैं और वो सारे उद्देश्य बिल्कुल प्रासंगिक है आज के दौर में। इसलिए जब प्रासंगिकता है और निश्चित रूप से उनकी पूर्ति है, वो संगठन और एकता, इन विकासशील राष्ट्र यदि एक रहेंगे तो ही वो कर पाएंगे इन चीजों को। तो हम खैर इसके बारे में बाकी डिटेल से करेंगे उस समय जब हम बात करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर। लेकिन हम अभी बात कर रहे थे कि 1961 में जो मात्र 25 राष्ट्रों से गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ था, वो आज बढ़ते बढ़ते 120 राष्ट्रों तक पहुंच गया है। तो 120 तो केवल सदस्य हैं, उसके अलावा भी आप देखिए कि जब इनके सम्मेलन होते हैं तो उन सम्मेलनों में आप देखिए कि पर्यवेक्षक सदस्य भी होते हैं। ऐसे राष्ट्र जो भविष्य में पर्यवेक्षक बनना चाहते हैं तो पर्यवेक्षक गैर राज्य सदस्य भी होते हैं और अतिथि सदस्य भी होते हैं। तो वो
अलग से होते हैं। तो वो राष्ट्र भी, क्योंकि उन राष्ट्रों को भी वहां एक ऐसा अवसर मिलता है अपनी इकोनॉमिक जो समझौते करने का, राजनीतिक समझौते करने का, सामरिक समझौते करने का, जो भी जिस तरह के, लेकिन मुख्य रूप से वर्तमान दौर में आर्थिक समझौते करने के लिए ये राष्ट्र क्या करते हैं, इस तरह के विकासशील राष्ट्रों के नजदीक आते हैं। तो इस राष्ट्र में उनकी एकता को देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव विकसित राष्ट्रों पर पड़ता है। ठीक है ना। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन आज आप देखिए कि 120 राष्ट्रों के साथ ही हम कह सकते हैं कि यूएनओ के बाद में यदि आज कोई विश्व में सबसे बड़ा कोई संगठन दिखाई देता है आपको जिसमें इतने राष्ट्र हैं, तो वो केवल गुट निरपेक्ष आंदोलन ही है। तो इतने राष्ट्रों का होना ये कहीं ना कहीं इसके महत्व को सिद्ध करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो 1961 में अपने अस्तित्व में आ जाता है। ठीक है। और अब बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ है वो क्या है। इसके अर्थ को लेकर कई प्रकार के जो आप में से बहुत से विद्यार्थी कई बार ये करते हैं कि साहब ये मतलब ये अर्थ लगा लेते हैं कि साहब ये तटस्थ होगा इस तरह का। तो ये चीजें हम देखते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ क्या है। ठीक है, किस प्रकार का यह संगठन है।